नमस्कार। आज का हमारा विषय है शैक्षिक प्रबंधन संकल्पना, कार्य और सिद्धांत। शैक्षिक प्रबंधन किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए हमें उसके प्रबंधन की ज़रूरत होती है। किसी भी संस्था का जितना अच्छा मैनेजमेंट या प्रबंधन होगा उसका हमें परिणाम बेहतर उतने ही अधिक होंगे। इसलिए प्रबंधन का अंग्रेजी पर्याय मैनेजमेंट है, जो कि 3 शब्दों से मिलकर बना है, मैनेज, मैन और टी। जिसमें मैनेज का अर्थ है व्यवस्था करना, और मैन का मतलब व्यक्ति, और टी यानी टैक्टफुली यानी जो रणनीति से करे कार्य। तो इस तरह ये शैक्षिक प्रबंधन होता है। जो शिक्षा से संबंधित प्रबंधन किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जैसे घर का प्रबंधन हो, किसी संस्था का प्रबंधन हो, और चूँकि शिक्षा से संबंधित जो प्रबंधन होता है वो शैक्षिक प्रबंधन होता है। तो प्रबंधन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रबंधन शब्द का अर्थ है। प्रबंधन शब्द का अर्थ है, तो प्रबंधन शब्द का अर्थ है उचित व्यवस्था। प्रबंधन यानी किसी भी प्रबंधन यानी उचित व्यवस्था, ये प्रबंधन शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औपचारिक रूप से प्रबंधन की शुरुआत मानी जाती है। मतलब औपचारिक रूप से प्रबंधन की, पहले प्रबंधन केवल व्यापार में प्रयुक्त होता था, तो औपचारिक रूप से प्रबंधन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ये इंग्लैंड की उद्योग में जो क्रांति हुई थी उससे ये औपचारिक प्रबंधन की शुरुआत मानी जाती है। तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से इसकी शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा में प्रबंधन का प्रयोग करना कहलाता है। तो शिक्षा में जो प्रबंधन करते हैं, प्रबंधन का प्रयोग, हमें उसे को क्या बोलते हैं? तो शिक्षा में प्रबंधन का प्रयोग कहलाता है शैक्षिक प्रबंधन। चूँकि वो शिक्षा से संबंधित होता है तो इसलिए वो शैक्षिक प्रबंधन। तो शाब्दिक अर्थ होगा शैक्षिक प्रबंधन का शिक्षा संबंधी कार्यों की व्यवस्था, ये होगा शैक्षिक प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबंधन शब्द का अंग्रेजी पर्याय है। तो प्रबंधन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट, प्रबंधन। मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, मैनेज, मैन और टी यानी टैक्टफुली। तो मैनेज यानी व्यवस्था करना, मैन यानी व्यक्ति, और टी यानी टैक्टफुली यानी रणनीति से। मतलब किसी भी कार्य की व्यक्ति द्वारा व्यवस्था करना रणनीति से। तो ये क्या है? प्रबंधन है। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, मैनेज, मैन और टी यानी टैक्टफुली। इस तरह ये प्रबंधन शब्द बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संस्था की आत्मा किसे कहते हैं? तो किसी भी संस्था की आत्मा क्या होती है? तो किसी भी संस्था का प्रबंधन तो अच्छा है तो उसकी आत्मा है वो प्रबंधन। तो किसी भी, सबसे मेन होता है प्रबंधन। तो प्रबंधन किसी भी संस्था की आत्मा होती है। किसी संस्थान की मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो मस्तिष्क किसी भी संस्थान का क्या होता है? प्रशासन। उसको माइंड यानी चलाने के लिए प्रशासन यानी वो चलाता है, ये नियम बना दिए इसने, फिर ये क्रियान्वयन करेगा प्रबंधन। तो ये आत्मा है और मस्तिष्क प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संस्थान का शरीर किसे कहते हैं? किसी भी संस्थान का शरीर कहते हैं संगठन को, जो कि मानवीय और भौतिक दोनों संसाधनों से मिलकर बनता है। तो संगठन है तो वो उसका शरीर, किसी भी संस्थान का शरीर क्या है? संगठन, जो कि मानवीय और भौतिक संसाधनों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक प्रबंधन के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आधुनिक प्रबंधन के विकास का श्रेय दिया जाता है F.W. टेलर हैं। इनको विकास का, आधुनिक जो वर्तमान में प्रबंधन प्रयुक्त हो रहा है उसके विकास का श्रेय सबसे पहले इसको दिया जाता है, F.W. टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक प्रबंधन का जनक
ये हेनरी फ्योल को कहा जाता है, जिसने PO CCC प्रबंधन के सूत्र दिया था। प्रबंधन के तत्व माने जाते हैं जो कि, तो ये आधुनिक प्रबंधन का जनक है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल आधुनिक प्रबंधन का जनक है। और आधुनिक प्रबंधन का गुरु कौन है? पीटर ड्रेकर। पीटर ड्रेकर हैं जो गुरु हैं, और जनक हैं हेनरी फ्योल। गुरु पीटते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। तो आधुनिक प्रबंधन का गुरु पीटर ड्रेकर और आधुनिक प्रबंधन का जनक है हेनरी फ्योल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? ये तो विश्व में है हेनरी फ्योल तो, लेकिन भारत में प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारे भारत में प्रबंधन का जनक कहा जाता है अरिंदम चौधरी को। इन्होंने प्रबंधन की भारत में शुरुआत की थी, अरिंदम चौधरी ने। इनको भारत में प्रबंधन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबंधन कला व विज्ञान दोनों है। कला यानी प्रबंधन कला है, यानी इसका निर्माण कर सकते हैं, और विज्ञान यानी इस तरह की इसमें जो तथ्य होते हैं वो स्पष्ट होते हैं और प्रमाणिक होते हैं। तो ये कला भी है, यानी कि इसमें रुचि और निर्माण कर सकते हैं, तो इस तरह तो ये कला है। और विज्ञान इस तरह है कि ये तथ्य होते हैं इसमें प्रबंधन में जो कि स्पष्ट और प्रमाणिक होते हैं। तो ये कला और विज्ञान दोनों है। तो इसी तरह एक विद्वान है हिलकर्ट, इन्होंने इसकी परिभाषा दी कि प्रबंधन कला और विज्ञान एक सिक्के के दो पहलू हैं, यानी ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, प्रबंधन कला और विज्ञान। ये हिलकर्ट ने इसकी परिभाषा दी थी प्रबंधन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक द्वारा किया जाता है। प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक द्वारा किया जाता है। तो ये परिभाषा किसकी है प्रबंधन के लिए? प्रोफेसर एलन की है कि प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक द्वारा यानी मैनेजर के द्वारा किया जाता है। तो ये प्रबंधन की परिभाषा किसकी है? प्रोफेसर एलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनी प्रत्येक मानवीय संस्था ही शैक्षिक प्रबंधन कहलाती। मतलब समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी संस्था बनी है मानवीय संस्था, वही क्या है? शैक्षिक प्रबंधन है। ये किसने कहा था? JD मूने ने। मतलब एक समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी संस्था बनी है वे सभी क्या है? शैक्षिक प्रबंधन है। तो ये JD मूने का कथन है प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक प्रबंधन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभागीय कार्यों का क्रमबद्ध विभाजन करना, परिभाषित करना व समन्वय करना शामिल है। तो ये शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषा दी थी लूथर गुलिक ने। लूथर गुलिक की परिभाषा क्या है? शैक्षिक प्रबंधन सत्ता का औपचारिक ढांचा है, औपचारिक है कि वो नियमित रूप से जो प्रबंधन किया जाता है, औपचारिक ढांचा है जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभागीय कार्यों का क्रम से विभाजन करके सभी जो कर्मचारी उनको क्रम से विभाजन करके परिभाषित करना और समन्वय उन सभी का समन्वय करना शामिल है। तो ये जो प्रबंधन की परिभाषा दी थी लूथर गुलिक ने। लूथर गुलिक की परिभाषा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ पूर्व अनुमान लगाना, नियोजित करना एवं नियंत्रित करना होता है। यानी शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ होता है पूर्व अनुमान लगाओ पहले कि क्या करना है, कैसे करना है। ये पूर्व अनुमान लगा लिया, उसके बाद उसको नियोजित करो, नियमों को फिर नियंत्रित करना, ये होता है शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ। ये किसकी परिभाषा है? हेनरी फ्योल, जो कि PO CCC जिसने सूत्र दिया था प्रबंधन का, आधुनिक प्रबंधन के जनक भी इनको कहते हैं। तो इनकी ये परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक संप्रत्ति के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन कितने तत्व शामिल हैं। तो आधुनिक जो संप्रत्ति है उनके अनुसार शैक्षिक प्रबंधन में 6 तत्व शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जे हार्टले ने शैक्षिक प्रबंधन के कितने तत्व बताए हैं। तो जे हार्टले थे, इन्होंने शैक्षिक प्रबंधन के 3 जो तत्व बताए हैं, जिनको हम अदा, प्रदा और प्रक्रिया। अदा होती है जिसमें छात्र, शिक्षक और प्रशासक ये सभी शामिल होते हैं।
अदा होती है इनपुट, और आउटपुट प्रदा जिसमें तर्क विचार जो भी करते हैं हम चिंतन, वो ये प्रदा में होते हैं। और प्रक्रिया प्रोसेस होती है जो कि संप्रेषण, वित्तीय संसाधन, ये सभी प्रक्रिया में आ जाते हैं। इस तरह हॉर्टले ने शैक्षिक प्रबंधन की ये 3 तत्व बताए हैं: अदा, प्रदा और प्रक्रिया। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस, ये तीनों तत्व प्रबंधन की किसने बताए हैं? जे हॉर्टले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के तत्व बताए हैं। हेनरी जो फ्योल थे, इन्होंने प्रबंधन की कितने तत्व बताए हैं? तो इसने, हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के 5 तत्व बताए हैं। वो उन्होंने इस सूत्र से दिए हैं, POCCC, POCCC यानी POCCC, इस सूत्र का, जिसमें P का अर्थ होता है प्लानिंग यानी योजना बनाना, कि हम प्रबंधन करते हैं उसमें सबसे पहले क्या करते हैं? योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। P फॉर प्लानिंग, योजना बनाना। उसके बाद और एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, तो ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन करते हैं सभी मिलकर, तो बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें इसके लिए सभी संगठित होते हैं, तो संगठन। O फॉर ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। और C फॉर कमांड यानी निर्देश देना, एक जो संस्था का प्रधान होता है उसके द्वारा निर्देश दिए जाते हैं सभी को, तो ये कमांड, C फॉर कमांड। और सेकंड C फॉर कंट्रोल यानी नियंत्रण करना, सभी अपनी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करें, ऐसे मतलब नियम से वो कार्य करें, इसके लिए कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है, उच्च अधिकारी के द्वारा, संस्था प्रधान जो भी होता है उसके द्वारा। और लास्ट ये C यानी कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय होना चाहिए, सभी कर्मचारियों और संसाधनों में आपस में समन्वय होना भी बहुत ज़रूरी है, उस तभी किसी भी संस्थान की सफलतापूर्वक उसके परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है, उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ये हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के तत्व बताए हैं 5, POCCC, हेनरी फ्योल, POCCC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लूथर गुलिक ने प्रबंधन के कितने तत्व बताए हैं? तो लूथर गुलिक के अनुसार प्रबंधन क्या है? पोस्ट कोरब, ये सूत्र दिया था लूथर गुलिक ने, जिसमें P का प्रतीक है प्लानिंग यानी योजना बनाना, वही उसकी तरह ही है ये भी, हेनरी फ्योल की तरह, यानी प्लानिंग, उसमें भी प्लानिंग था, P फॉर प्लानिंग। O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, हेनरी फ्योल में भी ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें 5 तत्व थे, इसमें 7 तत्व हैं, तो P फॉर प्लानिंग यानी योजना बनाना, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना, एस फॉर स्टाफिंग, स्टाफिंग यानी स्टाफ कर्मचारियों की नियुक्ति करना, कि कोई भी प्रबंधन करते हैं तो उसमें स्टाफ की भी ज़रूरत होती है, तो स्टाफिंग करना यानी कर्मचारियों की नियुक्ति करना। डी फॉर डायरेक्शन, डायरेक्टिंग यानी डायरेक्शन देना, निर्देश देना भी इसका, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्शन यानी निर्देश देना। और CO यानी कोऑर्डिनेशन, आपस में समन्वय, कर्मचारियों में आपस में समन्वय होना भी ज़रूरी है। और R फॉर रिपोर्टिंग यानी सूचना, लेखा जोखा, जो भी हम कर रहे हैं उसका लेखा जोखा, सूचना, प्रतिवेदन भी होना संस्था प्रधान के पास ज़रूरी है, लेखा जोखा जो रखता है कि किस तरह कार्य किया जा रहा है, इसका लेखा जोखा, रिपोर्टिंग। और B फॉर बजटिंग, तो ये प्रबंधन करते हैं तो इसमें धन की भी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए B फॉर बजटिंग। तो इस तरह ये पोस्ट कोरब जो लूथर गुलिक के द्वारा प्रबंधन के 7 तत्व बताए गए हैं, उनके सभी के ये प्रतीक हमने देखे हैं, P यानी बजट बनाना, B फॉर बजट, लास्ट। इस तरह इसके लूथर गुलिक ने 7 ये प्रबंधन के तत्व बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक प्रबंधन के कार्य कौन कौन से हैं? तो जो शैक्षिक प्रबंधन होता है इसके कार्य कौन कौन से हैं? तो नियोजन करना, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण, अभिप्रेरणा, एकीकरण, संप्रेषण, निर्णय लेना, नवाचारों का उपयोग करना, नए मूल्यांकन करना, नियुक्ति करना, ये सभी शैक्षिक प्रबंधन के क्या हैं? कार्य हैं, शैक्षिक प्रबंधन के कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन के साधन हैं। तो संसाधन विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन के साधन क्या हैं? 2 तरह के साधन होते हैं। मानवीय संसाधन, जिसमें प्रधानाध्यापक आ जाता है, शिक्षक आ जाते हैं, छात्र, अभिभावक, समाज, जो भी लोग हैं वो सभी मानवीय संसाधन में आ जाएंगे। और भौतिक संसाधन, इसमें भवन, जो विद्यालय का भवन है वो, फर्नीचर उसका विद्यालय का, शिक्षण जो सामग्री है, पुस्तकालय है, खेल का मैदान है, ये सभी किस में आ जाएंगे? भौतिक संसाधन में। विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन की ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रबंधन का हृदय। प्रबंधन की मतलब प्रबंधन तो किसी संस्थान की आत्मा होता है, लेकिन प्रबंधन का खुद का हृदय क्या किसे कहते हैं? तो प्रबंधन का हृदय होता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से कोई प्रबंधन किया जा रहा है तो प्रबंधन का हृदय कहलाएगा अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधन का हृदय विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? प्रबंधन का हृदय अभिप्रेरणा को कहा जाएगा। और विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? ये पुस्तकालय को। पुस्तकालय में जितना अच्छा पुस्तकालय होगा, बच्चों में उतने ही अच्छे विचारों का प्रसार होगा। तो एक विद्यालय का जो हृदय है, जिसे दर्पण भी कहते हैं, वो क्या है? पुस्तकालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहा गया है? जो विद्यालय है उसका मस्तिष्क किसे कहा गया है? तो विद्यालय का मस्तिष्क जो प्रशासक होता है, संस्था प्रधान, प्रधानाध्यापक, वो एक विद्यालय का क्या होता है? मस्तिष्क होता है। क्योंकि वो जो नियम बनाता है मस्तिष्क की तरह काम करता है, तो विद्यालय का मस्तिष्क कहा जाता है प्रधानाध्यापक को। जो नियम बनाए जाते हैं उनका वो संचालन करवाता है सभी से, इसलिए इसको विद्यालय का मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कितने सिद्धांत बताए? जो हेनरी फ्योल हैं, इन्होंने प्रबंधन, अपनी एक पुस्तक थी, उसमें अपने ये प्रबंधन के सिद्धांत बताए थे। उसने 14 प्रबंधन के सिद्धांत बताए हैं। कितने सिद्धांत? 14। हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांतों का विवरण अपनी किस पुस्तक में किया है? तो इनकी पुस्तक थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये पुस्तक लिखी थी इन्होंने। तो इस पुस्तक में इन्होंने प्रबंधन की 14 सिद्धांत बताए हैं। तत्व 7 बताए हैं प्रबंधन के, और सिद्धांत बताए हैं 14 की। प्रबंधन कैसे कैसे, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये सिद्धांत 14 बताए हैं हेनरी फ्योल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय का नाड़ी तंत्र माना जाता है। तो नाड़ी, प्रधानाध्यापक तो मस्तिष्क होता है विद्यालय का, जिसे जो रायबर्न है उसने जहाज का कप्तान भी कहा है, उसकी से तुलना की है कि और सैनिक से भी, तो वो तो प्रधानाध्यापक होता है। लेकिन विद्यालय का नाड़ी तंत्र होता है, वो होता है शिक्षक। नाड़ी तंत्र की तरह कार्य करता है शिक्षक, और मस्तिष्क है प्रधानाध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्यालय का दर्पण कहलाता है। तो विद्यालय का दर्पण हमने पहले देखा पुस्तकालय। पुस्तकालय जितना अच्छा होगा बच्चों के हृदय में, उसी तरह के विचार, अच्छे विचार आएंगे। तो वो दर्पण की तरह विद्यालय की पूरी व्यवस्था बता देता है, तो वो होता है पुस्तकालय, विद्यालय का दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मनु ने शिक्षक की तुलना की है। जो मनु है उन्होंने शिक्षक को क्या बताया है? तो उन्होंने शिक्षक को ब्रह्मा के समान बताया। जिस प्रकार ब्रह्मा सभी सृष्टि का निर्माण करता है, उसी तरह जो शिक्षक होता है वो एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर एक अच्छे समाज का निर्माण करता है। तो राष्ट्र का निर्माता होता है शिक्षक। तो मनु ने शिक्षक को ब्रह्मा के समान बताया है। पुराणों में इनमें भी शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता बताया गया है। लूथर गुलिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लूथर गुलिक ने पोस्ट कोरब की अवधारणा किस पुस्तक में दी? लूथर गुलिक हैं, इन्होंने पोस्ट कोरब की अवधारणा को अपनी कौन सी पुस्तक में दी थी? तो इनकी एक पुस्तक थी पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस पुस्तक में ये पोस्ट कोरब का सूत्र 5 तत्व, जो 7 तत्व दिए हैं लूथर गुलिक ने, वो 7 तत्व इस पुस्तक में मिलते हैं। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये लूथर गुलिक की पुस्तक है, जिसमें हमें ये पोस्ट कोरब की अवधारणा और इसके ये तत्व मिलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत क्या हैं। जो हम शैक्षिक वर्तमान में शिक्षक जो प्रबंधन करते हैं उसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। ये तो इनके अनुसार ही, विद्वानों के अनुसार 14, जैसे लूथर ग्लुक और इसने क्या बोला, हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांत दिए हैं, तो ये तो इनके हैं। लेकिन जो वर्तमान में हम प्रयोग लेते हैं, प्रयोग में आते हैं, वो शैक्षिक सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो उनको देखते हैं हम। तो ये है, पहला सिद्धांत है हमारा नियोजन का सिद्धांत। कोई भी कार्य करते हैं तो हम नियोजित तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले उसकी योजना बनाते हैं, तो नियोजन का सिद्धांत। सेकंड सिद्धांत है श्रम विभाजन का सिद्धांत। सभी में जो मेहनत श्रम करते हैं उनको उसमें कार्य को बाँट देना चाहिए, जिससे उनकी योग्यता के अनुसार, जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें। थर्ड सिद्धांत है संतुलन और समन्वय का सिद्धांत। आपस में कर्मचारियों में आपस में संतुलन और समन्वय बिठाए रखना चाहिए एक अच्छे प्रबंधक को। उत्तरदायित्व और अधिकार का सिद्धांत। सभी को अपने उत्तरदायित्व ड्यूटी दे देनी चाहिए, जिससे वो अपने अधिकार और उत्तरदायित्व को अच्छे से निभा सकें। सहभागिता का सिद्धांत। सभी को उसमें सहभागी होने के लिए सहभागी का सिद्धांत होना भी, इसका भी जानकार होना चाहिए एक प्रबंधक को। नेतृत्व का सिद्धांत, मतलब जो प्रशासक होता है, जिस तरह विद्यालय में प्रधानाध्यापक होता है तो उसमें नेतृत्व का गुण होना चाहिए, तो इस तरह ये नेतृत्व का सिद्धांत। अपवाद का सिद्धांत। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वही नियम लगे, तो ये अपवाद का सिद्धांत का भी की जानकारी भी एक प्रशासक को होनी ज़रूरी है कि कुछ नियम ऐसे हैं जो जिनसे कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो उसको हमें इग्नोर करना चाहिए। श्रमिक का सिद्धांत, मतलब जो भी हम वो प्रबंधन में जो भी जो कार्मिक कार्य करते हैं उनको उचित पारिश्रमिक यानी वेतन देना चाहिए, जिससे वो खुश होकर उस कार्य को करें, किसी तरह की उन्हें पारिवारिक आर्थिक समस्या ना हो। आदेश एवं निर्देशन की एकता का सिद्धांत। सभी को समान रूप से निर्देश देना चाहिए, इस तरह किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुसंधान, प्रयोग और शोध का सिद्धांत। नए समय समय पर उचित अनुसंधान और प्रयोग शोध होना चाहिए। समानता का सिद्धांत, और सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। इस तरह ये प्रबंधन के सिद्धांत।